मेरी पैदाइश के फौरन बाद फूफी खूबसूरत ने मुझे गोद में ले लिया, क्योंकि वो बे औलाद थी और शादी के 20 बरस बाद भी वो औलाद की नेमत से महरूम थी, जबकि मैं अपने वालिदैन की 5वीं बेटी थी। मुझसे बड़ा एक भाई और 4 बहनें थीं। जब मुझे फूफी खूबसूरत के हवाले किया गया, अम्मी के रिश्तेदारों में सुखन पड़े, लेकिन अब्बू ने परवाह न की। अम्मी अब्बू के सामने बोल न सकती थी, बस उन्होंने आंसू पी लिए और फुफ्फी मुझे 1 माह की बच्ची को अपने घर ले आई। फुफ्फी खूबसूरत का मकान मुजफ्फरगढ़ के इलाके में था, जहां उनके शोहर की ज़मीन थी और ये लोग अपनी ज़मीनों पर रहते थे, जहां आम के बागात थे और फुफ्फा आकिल का शुमार वहां के मुअज्जिज लोगों में होता था। फुफ्फा आकिल बड़े जिम्मेदार होने के साथ साथ पीर भी थे। पीरी मुरीदी का सिलसिला उनके दादा पर दादा से चला आ रहा था और लोग रोजाना वहां जोक दर जोक उनके दरबार में हाजिरी दिया करते थे। उनके बहुत से मुरीद थे जो करीबी देहातों के अलावा दूर दराज से सफर करके उनसे तावीज़ लेने के लिए आया करते थे। उनका दरबार घर से थोड़ा दूर था, जहां रोजाना 100-150 अफराद आते। जब मैंने होश संभाला, फुफ्फा आकिल को बुजुर्गी की उम्र में पाया। वो हमेशा सफेद कपड़े पहनते, सर पे पगड़ी बांधते और एक बारेश बुजुर्ग थे। हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। फुफ्फी पर्दे की पाबंद थी। घर की तमाम खवातीन और 9 उम्र लड़कियां भी पर्दा करती थी। यहाँ जो कोई लड़की 8 बरस की हो जाती, पर्दे में बिठा दी जाती थी। ताहम बहुत सी नौकरानियां मरीदनियां जो फुफ्फी का घर का काम काज करती थी, वो पर्दा नहीं करती थी और उन औरतों के अपने मुशागिल और मिजाज थे। बचपन में मुझे इन औरतों से कुर्ब रहा। मैं उनकी हरकत का बगौर मुशाहिदा करती थी, जिसकी वजह से वक्त से कबल बाशऊर हो गई। जिस उम्र में बच्चियां अभी गुड़ियों से खेलती हैं, मैंने अपनी मासूम आंखों से उन औरतों के इश्क मुआशके और कुछ ऐसे खेल देख लिए कि मेरी अकल ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गई और जहन मुख्तलिफ सोचों का घर बन गया। फुफ्फी के यहाँ मुश्तरका फैमिली सिस्टम राइज था। मुरीद दूसरे देहातों से आकर फुफ्फी की हवेली से मुतसिल मेहमान खाने में ठहरते और उनकी औरतें घर के अंदर आ जाती। बड़े से सहन में 2 तंदूर थे, जिन पर रोजाना 100-200 रोटियां पकती। इसी हिसाब से सालन या दाल सब्जी के देच के चढ़ाए जाते और बर्तन भी ढेरों जूठे हो जाते थे। उनको घर में काम करने वाली औरतें धोती थी। ये काम काज करने वाली बांदियां हवेली के अंदर ही रहती थी। मुझे याद है, उन दिनों मैं अपने हकीकी वालिदैन को चाचा और चाची कहती थी। फुफ्फी मुझे कभी कभी उनसे मिलाने ले जाती, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाने की खातिर देहात से शहर में शिफ्ट हो गए थे। मेरी बहनें स्कूल जाती थी। जब फुफ्फी ने उनको तालीम हासिल करते देखा, तो उन्होंने मुझे भी मेरे वालिदैन के घर ही छोड़ दिया, ताकि मैं भी स्कूल जा सकूं। इन्हीं दिनों मेरे बड़े भाई ने मैट्रिक पास किया, तो वालिद साहब ने उसको कॉलेज में दाखिले के लिए लाहौर भेज दिया। मेरी सबसे छोटी आखिरी बहन का नाम फरजाना था। वो और मैं इकट्ठी स्कूल जाने लगी, क्योंकि हम एक क्लास में थी, लिहाजा हमारा स्कूल भी एक ही था। अब मैं सिर्फ गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में फुफ्फी खूबसूरत के घर जाती थी, जिसको मैं अपना घर समझती थी। हमारे पीर घराने में मुख्तलिफ कजन्स लड़के भी आते थे, क्योंकि फुफ्फा का खानदान बहुत बड़ा था। उनके 6 भाई और 7 बहनें थी। ये सब लोग एक ही हवेली में रहते थे। अगरचे घर सभी के जुदा जुदा थे, लेकिन सहन मुश्तरका था। बस अब मुझे यहाँ के माहौल में खराबी का एहसास होने लगा। जब मेरे हकीकी वालिदैन के घर का माहौल साफ सुथरा था, बांदियों की ताक झाक और मुआश के पीर घराने के जवान साल लड़कों की इनसे छेड़खानियां देख देख कर मेरा जहन बड़ा गंदा रहने लगा। मेरा भी जी चाहता कोई मुझ पर तवज्जो दे और मैं किसी की नजर का मरकज बन जाऊं। फुफ्फी मुझे बेहद चाहती थी, तभी उनके घर रहना अच्छा लगता। जबकि वालिद खुश मिजाज थे और माँ भी अब मुझसे ज्यादा बाकी बच्चों पर तवज्जो देती थी। माँ बाप और बाकी 4 बहनों की सरसलूक की वजह से मैं शक्की रहने लगी। सिर्फ छोटी बहन फरजाना एक ऐसी हस्ती थी जो मुझसे प्यार करती थी और उसी के सहारे मैं शहर में वालिदैन के पास रह पाई थी। ताहम अक्सर फुफ्फी को कहती थी, अम्मी जान मुझे शहर नहीं रहना,
मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता है। वो जवाब देती, बेटी कुछ पढ़ ले, इसी वजह से वहाँ तुमको छोड़ा हुआ है, यहाँ तेरे पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है, अनपढ़ रह जाएगी। फुफ्फी के घर कुछ ज़हनी तफरी भी थी। मुख्तलिफ बातें देख देख कर कच्ची उम्र में बड़ी हो गई थी। खानदान के लड़के भी मेरा मूड मिजाज भांप चुके थे। हंसी मजाक करते तो मुझको अपने होने का पुरमसरत एहसास होता था। जी चाहता उनमें से कोई मुझसे प्यार करे और मैं किसी को चाहूं। चाहे जाने की ये ख्वाहिश अंदर ही अंदर मुझ में परवान चढ़ने लगी। इस बार जब छुट्टियों में घर गई तो मौका पाकर मैं अली के घर जा घुसी। अली हमारे पड़ोसी अंकल जफर का इकलौता बेटा था। वो मुझसे 1-2 बरस बड़ा होगा। हमारा बचपन साथ गुजरा था। वहाँ मैं उससे मिली, मैंने बहुत सी बातें की। अब जब मौका मिलता मैं अली की अम्मा, जिन्हें मैं खाला कहती थी, उनसे मिलने के बहाने अली के घर चली जाती। फुफ्फी ने कई बार मना किया कि तुम ऐसे मत जाया करो, तुम्हारे फुफ्फा को पता चला तो नाराज हो जाएंगे, मगर मैं न मानती। जल्द ही फुफ्फी को अंदाजा हो गया कि मैं अली की खातिर हमसाए जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे मुस्तकिल मेरे वालिदैन के हवाले कर दिया। मेरी बहनों ने बताया कि तुम फुफ्फी खूबसूरत की बेटी नहीं हो, बल्कि हमारी बहन हो। अम्मा को चच्ची नहीं बल्कि अम्मी कहा करो। इस इंकिशाफ से मुझे बहुत सदमा हुआ। ये सोच कर के वालिदैन ने फालतू समझकर मुझे दूसरों के हवाले किया। क्या मैं इन पर बोझ थी? उस दिन चाहिए तो ये था कि वालिदा और बहनें मुझे ज्यादा प्यार देती, लेकिन किसी ने भी मेरी परवाह न की। वो तो अपनी दुनिया में ही मगन थी। अब अली मुझे याद आता, मैं तन्हाई महसूस करती। बस मुझे रोने से ही काम था, पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं रही। एक मेरी बहन फरजाना थी जो दिलजोई करती थी, मुझे समझाती थी कि उदास मत रहा करो। आखिर बताओ तो तुम्हें क्या रोग है जो ऐसी आदम बेजार हो गई हो। मैंने दिल की वहशत से तंग आकर उसे बता दिया कि मैं अली से प्यार करती हूँ। ये बात फुफ्फी को पता है, तभी मुझे यहाँ छोड़ दिया है। फरजाना जब फुफ्फी के घर गई तो किसी तरह अली का नंबर हासिल कर लिया और मुझे मोबाइल दिया कि लो उससे बात कर लो, ताकि तुम्हारे दिल की उदासी दूर हो और तुम पढ़ाई कर सको। मैंने अली से फोन पर बात की। उसकी हालत भी कुछ कम अच्छी न थी। जैसे ही मैं उसके लिए उदास थी, वो भी मेरे लिए मुझसे ज्यादा उदास था। जब हम लोगों को यकीन हो गया कि अब हम कभी नहीं मिल सकते, तो रात के अंधेरे में घर से बाहर मिलने की ठान ली। एक रात अंधेरे में घर से मैं निकल गई। वो हमारे मकान से कुछ दूर मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। मैंने इसरार किया कि जहां मर्जी चाहे ले चलो, लेकिन मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे इसरार पर अली परेशान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब कुछ समझ न पाया तो वो मुझे अपने ही घर ले आया और वालिदैन से कहा कि ये घर जाना नहीं चाहती, अब आप इसको समझाइए या अपनी बहू बना ले। उधर घर से गायब होने के बाइस वालिदैन परेशान थे। बहनों को भी कुछ पता न था कि मैं किधर गई, सवाए फरजाना के। उसको अंदाजा था यकीनन मैं अली के साथ निकली हूँ। वालिदैन की परेशानी इससे बर्दाश्त न हुई तो उसने बता दिया कि फुफ्फी के पड़ोस के घर जाइए, शायद वहाँ से कुछ पता चले। इशारा पाते ही अम्मी अब्बू फुफ्फी के घर पहुँचे। वहाँ से वो सब अली के घर आए और उसके वालिदैन से मुतालबा किया कि हमारी लड़की हमें वापस कर दो। मैं तो किसी सूरत घर जाने को तैयार न थी। खौफ के मारे मरने लगी कि अगर घर वापस गई ये लोग यकीनन मुझे मार देंगे। तभी मैं रो रो कर अली की अम्मी के कदमों को पकड़कर बैठ गई कि मुझे मार दें, मगर वालिदैन के हवाले मत करें। वो बेचारे तो मेरी वजह से अजीब आजमाइश में थे। उधर फुफ्फा के लड़के और वालिद उनको धमकियां दे रहे थे कि लड़की वापस कर दो वरना पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। अली के माँ बाप ने समझाया कि ऐसी बात हरगिज ना करें, आप लोग मुअज़्ज़ज़ फैमिली से हो, हमारी ही नहीं आपकी भी बदनामी होगी। ऐसा करते हैं कि निकाह का वक़्त मुकर्रर कर लेते हैं, हम इज्जत से गजाला को बहू बना लेते हैं। अल्लाह जाने मैंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया था, ये सोचे बगैर कि मेरे माँ बाप और ख़ानदान की कितनी बदनामी होगी। हमारे ख़ानदान में मुझसे पहले कभी किसी ने इस तरह का काम नहीं किया था। शायद बहुत ज़्यादा पाबंदियों की वजह से इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं।
कच्ची उम्र की बच्चियों को नज़रअंदाज करना वालिदैन की सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे वालिदैन और फूफा ने अली के वालिद को इनकार कर दिया, बहुत ज्यादा उनको बुरा भला कहा। वो कतई इस बात पर समझौता करने को तैयार न थे। उनका कहना था कि हम पीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, लड़की पीरों के खानदान की है, एक अदना से मुरीद को कैसे दे दें। वो जबरदस्ती मुझे अली के घर से ले आए और इस बात को अना का मसला बना लिया कि एक मुरीद के लड़के से भला क्यों हम पीरजादी की शादी करें। ये हमारी तौहीन के मुतरादिफ होगा कि हमारा मुरीद हमारा दामाद बनकर घर में दाखिल हो। यहाँ ये रवाज था कि पीर तख्त पर जलवा अफरोज होता तो मुरीद उसके कदमों में बैठते थे और वो जब उससे मिलते तो पाँव छूते थे। मैंने बहुत दुआ की मगर दुआ कबूल न हुई और मेरे वारिसों ने मुझे अली से जुदा कर दिया। अब्बा जान घर ले आए। उस वक़्त की कैफियत को मैं आप सबको बताने से कासिर हूँ। बस मुझे यही यकीन था कि घर लाकर अब्बा जान मुझे मार देंगे। मौत के खौफ से मेरा खून खुश्क हो रहा था। अली के घर से हमारे घर का फासला सिर्फ 15 किलोमीटर था, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मैं एक पल में हजारों मील का सफर तय करके आई हूँ। माँ और बहनों ने सिर्फ मुझे बुरा भला कहा, बल्कि वालिद और बड़े भाई ने मुझे खूब मारा। उसके बाद 3 साल तक यूं रखा जैसे कैदियों को रखा जाता है। मुझे सिर्फ एक वक्त का खाना देते थे। अलबत्ता मेरी बहन फरजाना चुपके से मुझे रात का खाना खिला देती थी। घर के तमाम अफराद का रवैया मेरे साथ ऐसा हो गया जैसे जुराइम पेशा अफराद के साथ मुआशरे में रहने वाले इज्जतदारों के होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी के बारे में क्या फैसला किया जाना था। इतना जानती थी कि सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे। बिल आखिर मेरी बहन फरजाना ने मुझे बताया कि वालिद मेरी शादी मेरी फूफी के गूंगे बहरे बेटे के साथ करने वाले हैं। ये लड़का जो अभी तक गैर शादीशुदा था, उम्र में मेरे वालिद से सिर्फ 5 बरस छोटा था और गूंगा बहरा होने की वजह से उसकी शादी अभी तक नहीं हो सकी थी। मुझे शदीद धचका लगा। अम्मी की तरफ से फुफ्फी सलीमा को फोन कराया गया कि हम आपके बेटे को रिश्ता देने को तैयार हैं। सलीमा फुफ्फी की तो बातें खिल गईं, क्योंकि उनकी दरीना आरज़ू थी कि गूंगे बहरे बेटे का रिश्ता कहीं हो जाए। अब तो अपनों से खूबसूरत लड़की मिल रही थी। असल में उनको किसी भी किस्म के हालात का इल्म नहीं था। सो फुफ्फी सलीमा मिठाई का डिब्बा लेकर आ गई। जब वो आई तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मैं रो रो कर बेहोश हो गई। तब फरजाना को तरस आ गया और उसने मुझे मोबाइल फोन लाकर दिया। मैंने अली को सारी बात बताई। वो मेरे साथ जुल्म का सुनकर सख्त मुस्तरिब हुआ और कहा कि जिंदगी बचानी है तो हम दोनों को ही कोई फैसला करना होगा। फिर हमने फैसला कर लिया। बेशक जो रास्ता हमने चुना वो आसान नहीं, बेहद दुश्वार था और कांटों से भरा हुआ था, लेकिन अब रवायत से बगावत के बगैर कोई चारा न था। मैं समझती हूँ अगर मेरे वालिदैन और फूफा अली के वालिदैन की बात मान लेते तो ये रसवाई उनका और मेरा मुकद्दर ना बनती। छोटी बहन फरजाना की मदद से मैं बिल आखिर घर से बाहर निकल आई। अली सवारी लिए मौजूद था। वो 3 साल बाद मिला था। बहुत परेशान और कमजोर लग रहा था। उस रात वो मुझे अपने दोस्त के घर ले गया। रात हमने वहाँ बसर की और सुबह इसी दोस्त की मदद से वकील किया और निकाह रजिस्ट्रार से भी बात की। यूं हम लोग सुबह होते ही अदालत पहुँच गए। अली के 2 दोस्त भी साथ आए। पहले निकाह रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद जज के सामने बयान हुए। मैंने जज के रूबरू वाज़े तौर पर कह दिया कि मैं अपनी मर्जी और रजामंदी से आई हूँ, किसी ने मुझे नहीं वर्गलाया। गूंगे बहरे लड़के के साथ जबरदस्ती मेरे वालिदैन मेरी शादी कर रहे थे। कोर्ट की कार्रवाई के बाद अली मुझे दोबारा अपने घर ले गया। उसके वालिदैन ने उस बार बेटे को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन हम कानून के मुताबिक निकाह कर चुके थे, लिहाजा मेरी शादी का दिन मुकर्रर करना पड़ा। अलबत्ता मेरे ससुर ने शर से बचने के लिए वलीमा गांव की बजाय शहर में रखा। इत्तफाक के जिस शादी हाल में मेरा वलीमा रखा गया वो मेरे हकीकी वालिद के घर के सामने था, लेकिन शायद मेरे घर वालों को इल्म ना हो सका कि किसका वलीमा हो रहा है। मेरे सास ससुर नरम दिल लोग थे। उन्होंने मुझे कबूल किया और हुस्ने सलूक रवा रखा। मैं हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी। फुफ्फी खूबसूरत को पता चला
तो वो खामोश हो रही, क्योंकि फूफी सलीमा उनसे लड़कर जा चुकी थी कि तुम्हारी बेटी घर से भागी हुई थी, तभी तुम लोगों ने मेरे बेटे के लिए रिश्ते की पेशकश की थी। अल्लाह का शुक्र है कि ये शादी ना हो पाई और हम बच गए, वरना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। फुफ्फी खूबसूरत ने सबको समझा लिया कि अब बात को उछालने का कोई फायदा नहीं है, अपनी रुसवाई ज्यादा होगी। बस आप लोग उस लड़के को अब मरा हुआ समझो, अगर वो अपने दुख सुख में बुलाए तो उसके साथ नाता मत रखना। यूं तो मेरी जिंदगी ठीक बसर हो रही है, लेकिन इस बात का दुख जरूर होता है कि ऐ काश माँ बाप मुझे दुआओं में रुखसत करते, वो अली के वालिदैन की बात मान लेते, या फिर काश मैं ही अपनी ख्वाहिशात को मार सकती और माँ बाप की फर्माबरदार बन जाती। लेकिन शायद मेरा भी उतना कसूर नहीं है। बाज औकात बहुत ज्यादा आज़ादी खराबी का सबब नहीं बनती, जितना ज्यादा सख्ती और पाबंदी खराबी का मौजब बन जाती है। जबकि लोगों का ख्याल है कि आज़ादी बुराई की बुनियाद है। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज्यादा पाबंदियां भी लड़कियों की जिंदगी में मसाइल पैदा करती हैं। मजीद ऐसी